हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर एक नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो हमारे पास है सी। जहाँ तक आप सभी जानते हैं सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें कि आपको अगर कोई काम करना है तो आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। आप अपना काम कैसे करेंगे, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप किसी मशीन के साथ काम करना चाहते हैं तब आपको उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हाउ आप काम को कैसे करेंगे, उसके लिए लॉजिक तैयार करना। लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। इट मीन्स आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास जो लैंग्वेज आई थी सबसे पहले आई थी मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारे पास दो एलिमेंट हुआ करते थे, 0 और 1, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें, बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी का बेस 2 ही क्यों होता है। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जिस भाषा में जितने यूज किए जाते हैं वही उसका बेस कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इंग्लिश लैंग्वेज है तो कितने एलिमेंट है, 26 एलिमेंट है, तो इंग्लिश का बेस कितना हो गया, 26 हो गया। तो इसी तरीके से हमारी बाइनरी के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, तो उसका बेस कितना हो गया, 2। 0 और 1 के आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 0 1 के आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ठीक है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन, तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था इस भाषा का कि ये बहुत टफ है। आप एक बात बताइए, ये मैंने क्या लिखा हुआ, ये कोई समझ नहीं सकता अगर किसी को ये मशीन लैंग्वेज नहीं समझ आती। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मैंने ये 4 लिखा हुआ है, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, मैंने ये 2 लिखा हुआ है, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, मैंने 1 लिखा हुआ है। तो इस भाषा को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने एक 0 हटा दी या कहीं पे आपने 1 लगा दिया तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी, अब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देन आगे बढ़ते हुए हम लोग सेकेंड लैंग्वेज पर आते हैं, असेंबली लैंग्वेज पर। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज में कुछ बने बनाए पहले से न्यूमोनिक्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूमोनिक्स होते हैं, जिनको आज की भाषा में हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। मान लीजिए आपको मूव कराना है तो आपने क्या किया, MOV की कमांड लगा दी, फिर क्या होगा, 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस के लिए जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 0 1 के फॉर्मेट में, और आंसर उस फॉर्मेट में आएगा जिसमें आपने यहाँ पर दिया था। नंबर ऑफ कितने स्टेप में काम हो रहा है, 5 स्टेप में टोटल ये आपका यहाँ पर काम हो रहा है। बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकला, ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, काम करने में दिक्कत थी, तो इसका अपग्रेड वर्जन आया। आपने कहा कि भैया असेंबली लैंग्वेज बन गई और आपने यहाँ पे न्यूमोनिक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। देन कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ते चले गए। फिर हमारे पास आई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था BPCL, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज। इसमें हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बेसिक लैंग्वेज भी कहा करते थे, और कुछ लोग इसे B लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फिर धीरे धीरे हमने इसको अपग्रेड किया क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज थी, तो कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहता कि आप अपनी लैंग्वेज को बहुत आसान बना लें। फिर उसके बाद हमने इसको डेवलप किया हमारी 4th जनरेशन लैंग्वेज में। जो हमारी लैंग्वेज आई, जो हमारा टॉपिक भी है, हमारा सब्जेक्ट है सी लैंग्वेज। सी की अगर हम बात करें तो सी किसने बनाई, आपकी डेनिस रिची, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ करते हैं डेनिस रिची। उन्होंने इस सी लैंग्वेज को डेवलप किया। कहाँ पर डेवलप किया, उन्होंने डेवलप किया AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर। AT&T टेलीफोन बेल लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने कब डेवलप किया, 1970 से लेके 1972 के अराउंड डेवलप किया। देखिए जब डेनिस रिची ने सी डेवलप की, ये उसका ईयर है। जो अभी करंट में आप लोग अपनी एप्लीकेशंस देख रहे हैं अलग अलग, उनके वर्जन और उनका ईयर अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि जो फिलहाल करंट में सी चल रही है उसके अभी 3 एडिटर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट एडिटर की बात करें तो वो ANSI का है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इसका क्या है कि ये कुछ इस टाइप से दिखने वाला है, MSDS ID का मतलब होता है इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये 16 और 32 बिट पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये अमेरिका ने पैटर्न करा रखा है, तो एशियन कंट्रीज में ये बैन है। फिर बात आती है, एशिया वाले पीछे थोड़ी रहेंगे, उन्होंने क्या किया, टर्बो C++ को जनरेट कर लिया। टर्बो C++ ने क्या किया, एक एनवायरनमेंट बना दिया MSDS टर्बो C++। अमेरिका वाली सी और हमारी वाली सी में क्या फ़र्क है,
ID लिखा मिलेगा आपको आइकन में, यहाँ पे टर्बो C++ मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं आपको इस तरीके से येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में C++ लिखा हुआ दिखाई दे जाए। ये क्या है, ये आपका देव सी है, एक बॉक्स बना होगा यहाँ पे देव, ये अभी लेटेस्ट चल रहा है बिल्कुल इस समय। अभी हम लोग किस पे काम करेंगे, हम लोग टर्बो पे काम करेंगे। ये भी 60 और 32 बिट पे काम करता है, और ये 32 और 64 बिट पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अब बात आती है कि सबसे पहले जब आपने MS DS टर्बो C++ आइकन पर जब भी आपने क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक इन्वायरमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइन होंगी, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल, एडिट, रन, कंपाइल वगैरह वगैरह। लास्ट में आपको यहाँ पर मिलने वाला है हेल्प। जैसे ही आप हेल्प पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प का अबाउट। अबाउट का मतलब है कि ये इसकी क्या डिटेल है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और उसमें इसका वर्जन लिखा होगा। सबसे पहला वाइवा का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप कौन सी सी में काम कर रहे हो, उसका वर्जन क्या है, तो आप बताएंगे वर्जन है मेरा 3.0। ये कॉपीराइट है और 1990 से ये 1992। आप ध्यान रखिए सी का इन्वेंशन कब हुआ और ये इन्वेंशन कब हुआ, ये टर्बो सी का है। ये किसका, सी, और ये किसका है, ये आपकी टर्बो वाली सी का है। यानी कि 1990 से 92 के बीच में इसको डेवलप किया गया। एक कंपनी थी जिसका नाम था बोल्ड इंटरनेशनल। बोल्ड इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी थी जिसने इसको डेवलप किया था। ठीक है जी। अभी आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से एक बटन होता है एस्केप का, ये तो वो दबा दीजिए या फिर आप एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने से वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू नाम से। जैसे आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके बिल्कुल इसी इन्वायरमेंट में क्या ओपन हो जाएगा, एक इस तरीके से विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक फाइल क्लोज के लिए बटन बना हुआ है और यहाँ पर लिखा होगा नो नेम 00.cpp, और उसके बाद यहाँ पर ये एक इस तरीके से एरो बना होगा। आप अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा करने के लिए इस एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है F5, या आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करिए तो आपकी ये स्क्रीन फुल हो जाएगी। फुल नहीं है तो छोटी हो जाएगी, फुल है तो छोटी हो जाएगी। ये क्या है, फाइल को आपको क्लोज करना है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए आप एक कमांड याद रखेंगे Alt+F3। ये आप कमांड याद रखेंगे Alt F3, इससे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अभी क्या है कि हमारी जो C लैंग्वेज है और जो C++ है, इन दोनों का वर्किंग इन्वायरमेंट सेम होता है। तो हमें बताना पड़ता है कि हम किस लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम डेवलप किया, प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले आप उसको सेव करेंगे। तो जब आप C में सेव करेंगे तो .c लगाकर सेव करेंगे, और जब आप C++ में सेव करेंगे तो आप .cpp लगाकर सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, और या फिर एक ऑप्शन आपके पास है कि आप F2 नाम की कमांड दबा दीजिए, और F2 आपने जैसे ही दबाया तो उसके बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देना है। मान लीजिए आपने नाम दिया me.c, तो जैसे ही आपने नाम दे के एंटर किया तो आपकी ये जो फाइल है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद इसका नाम हो जाएगा me.c। देन उसके बाद आपके पास ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन है, आप ऐसे समझिए कि ये वाली मेरी एक ब्लू कलर की स्क्रीन है जिस पर मैं अपना कोड जनरेट कर रहा हूँ। इस तरीके से हम लोगों को एक फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में कोड लिखना होता है। कोड लिखने के बाद आप कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे क्या है, कैसे काम करेगा, वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से चेक करेंगे ये क्या है, ये एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होता है। आप इसको हैश ना समझें, इसका मीनिंग ये है हमारे पास में हेडर फाइल। किसी भी हेडर फाइल से पहले अगर ये लगा रखा है तो उसका नाम है प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। ये क्या काम करता है, आपके प्रोसेसर के में आपके पूरे प्रोग्राम को ये लोड कराने का काम करता है। ये क्या है, इंक्लूड का मतलब है डालना, किसी चीज़ को उठाकर कहीं पर डालना। ये क्या है, STDIO, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये H है आपका एक्सटेंशन नेम है, ये डॉट लगा हुआ है। किसी भी एक्सटेंशन नेम से पहले .h है, .c है, .cpp है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक साइन। क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक साइन बोलते हैं हम इसको। सेम ऐसे ही आपकी जैसे ये STDIO है, इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, ये आपका printf नाम का एक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी।
देन दूसरी हेडर फाइल की बात करते हैं, ये है कॉन्यो, दैट इज कॉल्ड कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब है जहां पर आपका आउटपुट आएगा, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन हमारी होगी उसको हम कंसोल स्क्रीन बोलते हैं, और उस पर जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं उसके रिगार्डिंग, वो कहां पर होते हैं, हमारे कॉन्यो के अंदर होते हैं। बेसिकली कॉन्यो में दो हेडर फाइल, कॉन्यो के अंदर दो फंक्शन होंगे यहाँ पे, एक ये क्लियर स्क्रीन और एक आपका गेट ch। ये आपका मेन मेथड है, यहीं से हमारा कंपाइलर इन करेगा और यहीं से हमारा कंपाइलर आउट करने का काम करेगा। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, बट हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देते हैं। ये हमारा मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ओपन कर्ली ब्रेसेस है, ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस है, ये स्कोप को शो करते हैं कि इसका एरिया कहाँ तक है। देन उसके बाद ये आता है आपका CLR SCR, आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। ये क्या करेगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। आपने देखा यहाँ पे printf लिखा हुआ है, printf में ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का मतलब होता है कि ये जो भी आपने लिखा है वो स्ट्रिंग है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। हम पहले दिन से स्ट्रिंग का यूज करते हैं, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कुछ लिख दिया। एक बात और ध्यान रखना, सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कैपिटल स्मॉल किसी भी भाषा कैसे भी तरीके से लिख सकते हैं, बट जहां जहां मैंने सब स्मॉल लिखा हुआ है वहां आप स्मॉल को ही कंसिडर करेंगे। अगर आप कैपिटल कंसिडर कर देंगे तो वहां पर सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगी। देन एंड ऑफ लाइन लगा देंगे, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में जो भी दिया वही आपके आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। देखिए ये है गेट ch। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि सर ये गेट ch है और आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। आई विल रिपीट, ये क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। इसका एक भाई भी है, उसका नाम है गेट che। देखिए ये जब कैरेक्टर को रीड करता है तो ये उसे अपने साथ ले जाता है, और जब ये कैरेक्टर को रीड करता है गेट ch, ये उसकी कार्बन कॉपी अपनी स्क्रीन पर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इसको फिर बाद में भी डिस्कस करेंगे कभी। ये आपका क्या है, क्लोज कर्ली ब्रेसेस है ये पूरा प्रोग्राम। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे और उसके बाद आप रन करेंगे। ठीक है जी, कंपाइल और रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका एक कंपाइल नाम का विंडो होगा, उस पर कंपाइल पे क्लिक करेंगे, आपका कंपाइल हो जाएगा। रन नाम का विंडो होगा, रन पे क्लिक करेंगे, रन हो जाएगा। बट कंपाइल करने के लिए आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपाइल करेंगे, ऑल्ट F9 से आप कंपाइल कर दीजिए और कंट्रोल प्लस F9 से आप रन कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद ये हमारा जो कंपाइलर है पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करेगा। चेक करने के बाद आप इसमें बताएगा कि भैया नंबर ऑफ लाइन कितनी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइनें बताएगा, एरर तो नहीं है, कोई वार्निंग तो नहीं है यहाँ पर कोई, अगर 0 है देन आप उसे ओके कर देंगे और फिर आप रन करने के लिए चले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे रन करेंगे तो ये आपके सामने से जो स्क्रीन है वो गायब हो जाएगी, और जब ये स्क्रीन आपके सामने से गायब हो जाएगी देन आपकी स्क्रीन पर एक आउटपुट आएगा, ब्लैक कलर की एक स्क्रीन होगी और छोटा सा आउटपुट आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर हेलो। ये जो है ना, ये एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा कि हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम अपना बना रहे हैं टर्बो के अंदर। आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।